कवित्री अनामिका की लिखी कविता स्त्रियां की व्याख्या की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कविता को समझें उससे पहले इसकी मूल संवेदना जानना आवश्यक है। अनामिका द्वारा लिखित इस कविता में स्त्रियों की मनोदशा का वास्तविक वर्णन किया गया है। कुछ स्त्रियों का जीवन वास्तव में इस कविता की त्रासदी को भोगता है और यही इस कविता में अनामिका जी ने लिखा है। अनामिका जी की कविताएं उनकी सशक्त आवाज है। उनकी कविता में स्त्रियों के अधिकार और उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों के बारे में वर्णन किया गया है। समाज में औरत के साथ होने वाले भेदभाव के कारण उनका संघर्ष बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी योग्यता को महत्व नहीं दिया जाता। समाज परिवार की आवश्यक घटक होकर भी उसका कोई महत्व नहीं है। उसे इस बात को मानने के लिए बाध्य किया जाता है कि उसकी आवश्यकता विशेष नहीं है। इसके लिए समाज को कवित्री संदेश दे रही हैं कि उन्हें उनका अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। अपने अधिकार की बात करने वाली औरत बदचलन नहीं होती, उसे किसी सरपरस्त की आवश्यकता नहीं है। स्त्रियां कविता में अनामिका क्रियात्मक बोध के विपरीत स्त्री के वजूद को तलाशती हैं। इस कविता में पढ़ना, देखना और सुनना तीन क्रियाओं के प्रयोग द्वारा समाज की उस चेतना को परखा गया है जिसके माध्यम से वे स्त्री को पढ़ते, देखते और सुनते हैं। और इतना ही नहीं, भोगने की व्यथा की कथा भी अनामिका लिखती हैं। पुरुष प्रधान समाज से कहती हैं कि हमें बख्श दो, हमारे सरपरस्त ना बनो तो हमारा संघर्ष अपने आप कम हो जाएगा। वे अपने निर्णय लेने और अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम हैं। आगे हम पदों की व्याख्या देखते हैं। पहला पद है, पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज। बच्चों की फटी कापियों का चना जोर गरम के लिफाफे के बनाने से पहले देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उन्नीदी देखी जाती है कलाई घड़ी। अल सुबह अलार्म बजने के बाद सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने। सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदार की तरह। तो व्याख्या इस प्रकार है कि कवित्री ने आसपास दिखने वाली बहुत सामान्य वस्तुओं से तुलना की है। इस कविता में देखना, सुनना, पढ़ना जैसी क्रियाओं से बताती हैं कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता, उन्हें महत्व नहीं दिया जाता। उनकी व्यक्ति, घर और समाज में आवश्यकता तो है, लेकिन उन्हें महत्व न देने की मानसिकता दिखाती है। उन्हें कागज की तरह पढ़ते तो हैं, लेकिन बच्चों की बेकार कॉपियां जो उपयोग होने के बाद जिन्हें सावधानी से नहीं रखा गया, वे फटी कॉपियां हैं, मतलब अत्यंत व्यर्थ हो गई हैं। उन पन्नों को टाइम पास के लिए खाए जाने वाले चना जोर गरम के कोन बनाने से पहले पढ़ लिया जाता है और नहीं भी पढ़ते हैं या अनमने मन से जैसे तैसे उड़ती नज़र से पढ़ लिया जाता है और उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है। वह कहीं भी चला जाता है। यह बहुत दुखद है। वे कहती हैं, हमें देखना भी उतनी ही बेकार वस्तु की तरह देखा जाता है जैसे फालतू कागज पढ़ा जाता है। जब समय काटना मुश्किल होने लगता है तो परेशान होकर कलाई पर बंधी घड़ी को देखा जाता है कि अभी और कितना समय काटना है, या उन्हें उस नापसंद समय की तरह देखा जाता है जब बहुत सुबह अलार्म बजता है, जागने का मन नहीं करता, मतलब घड़ी का समय अच्छा नहीं लगता और स्त्रियों को उसी नापसंद समय के समान देखा जाता है जो जरूरी तो है लेकिन पसंद नहीं। हमें सुना भी ऐसे ही जाता है जैसे अत्यंत भीड़ भरी बस में बेकार से गाने जो किसी कम गुणवत्ता या बेकार क्वालिटी के कैसेट में, मतलब घर घराहट के साथ बजता है, और ऐसा संगीत सुनना बहुत परेशानी होती है। उसका सुरीलापन खत्म हो जाता है, कैसेट की टेप घिस जाती है, कोई फिल्मी गाना बजता है और सुनना चाहे या ना सुनना चाहे गाने को सुनना ही पड़ता है। ऐसी ही स्थिति कवित्री अनामिका औरतों की बताती है कि उन्हें ठसाठस भीड़ से भरी हुई बस में ऐसे फिल्मी गाने सुनते सुना जाता है। ठसाठस भरी भीड़ में फिल्मी गाने जिस तरीके से कानों में पड़ते रहते हैं, वैसे ही औरतों की बातों को, औरतों को बिना किसी महत्व के सुन लिया जाता है। अगर हमें भोगा जाता है तो वह भी एकदम अस्वस्थ तरीके से, जैसे
किसी दूर के रिश्तेदार के दुख के समान, जिसे सुनकर नाटकीय दुख प्रकट किया जाता है और मन ही मन खुश होते हैं, या फिर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जाता है। उनके दुख से कोई सरोकार नहीं होता, कोई सहायता की पहल करने का विचार नहीं आता। हमें भी उसी तरह उपयोग करके छोड़ दिया जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसकी विशेषता हम देखते हैं जो इस प्रकार है कि इन तीनों ही क्रियाओं से कवित्री ने बहुत ही साधारण तुलना की है, जो विचार करने पर लगता है कि क्या सच में ऐसी स्थिति किसी समाज में स्त्री की होती होगी। अगर होती होगी तो तुलना सटीक है। चनाचोर गरम का लिफाफा बनाने वाले के पढ़ने की योग्यता कितनी होगी, और उसके बाद लिफाफा काम होने के बाद बेपरवाही से फेंक दिया जाता है। समय और घड़ी की तुलना भी वैसी ही है। जैसे समय मूल्यवान है, लेकिन उसे अच्छा न लगने वाला समय। तुलना औरत की व्यर्थता की नहीं, व्यक्ति की व्यर्थ सोच को बताती है। भीड़ में सस्ते कैसेट पर जबरदस्ती गाने सुनने वाले फिल्मी गाने की तुलना भी वैसी ही है कि टाइम पास के लिए गाना बज रहा है। दूर के रिश्तेदारों का होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता, तो उसके दुख से किसको मतलब होगा। तो यह विशेषता है तो यही संदेश है कि तुलना कवित्री ने एकदम सटीक की है, और कविता सुनने वाले पढ़ने वाले को यह सोचने पर मजबूर करती है। अगला पद है, एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरती हुई देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह, और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। जिसकी व्याख्या इस प्रकार है कि कवित्री कहती हैं कि एक दिन हमने इन सरपरस्तों से कहा। आगे वो एक पढ़े लिखे समाज से अपने व्यक्तित्व की बात करती हैं कि हमें पढ़ना ही है तो चोर। आगे वो एक पढ़े लिखे समाज से अपने व्यक्तित्व की बात करती हैं कि हमें पढ़ना ही है तो चनाजोर गरम के लिफाफे फटी कॉपियों के पन्ने की तरह नहीं, बल्कि बीए की डिग्री लेने के बाद रोजगार की तलाश में व्याकुलता से नौकरी के विज्ञापन का एक एक शब्द पढ़कर उसमें अपनी योग्यता खोजते हो, उसी लगन और आवश्यकता से हमें पढ़ो। देखना है तो वैसे देखो जैसे कड़कड़ाती ठंड में दूर कहीं जलती आग को देखते हो, उस आग की आवश्यकता लगती है, वैसे ही जीवन में आवश्यक समझकर हमें देखो। और सुनना है तो समाधि में लीन अंतर्मन की आवाज के समान सुनो, न कि भीड़ में कोई भी गाना सुनना पड़ रहा हो तथा नई सीखी हुई भाषा जिसका एक एक शब्द ध्यान से सुनते हैं और प्रयोग बहुत सावधानी से करते हैं। हमें भी उसी तरह समझो, न कि हल्के में लो। इस तरह कवित्री अनामिका ने कम शब्दों में अधिक समझाया है। विशेषता है स्त्री का स्थान व्यक्ति के जीवन में अनुपम है, लेकिन वहीं पर अपनी गरिमा बनाए तब ही वह पुरुष से अपने अधिकार की बात कहने का अधिकार रखती है। जीवन में कभी भी शॉर्टकट का रास्ता स्थायी सुख नहीं दे सकता, सम्मान नहीं दे सकता। अगला पद है, इतना सुनना था कि अधर में लटकी हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची। दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अधरगत जंगल लताएं, खाती पीती सुख से उबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और कविताएं। फिर ये उन्होंने थोड़े ही लिखी है, कनखियां, इशारे, फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। व्याख्या है कि स्त्री का अपने विषय में इतना कहना ही था कि, और समाज दीन दुनिया का इतना सुनना ही था कि अचानक एक टहनी हवा में लटक पड़ी और उस पर से अनेकों टिड्डियां उड़ी और अपने अधिकार की बात करने वाली औरतों को बदनाम चरित्रहीन कहकर अफवाह फैला दिया, दुष्प्रचार कर दिया। दल बांधकर उड़ने वाले बड़ा कीड़ा जिन्हें टिड्डी कहते हैं, जो रातों रात फसल नष्ट कर देती है। और यहाँ पर उन्हीं अफवाह फैलाने वालों की तुलना कवित्री ने टिड्डी से की है, जो स्त्री अपने अधिकार के लिए बोलती है
वह बहकी है, आवारा है। वह महिलाएं जो किसी का सहारा लेकर अपने अधिकारों को प्राप्त करती हैं, अपने सरपरस्तों की मेहरबानी से उनका सहारा लिए ये अगरदत्त लताएं हैं। इनकी अपनी कोई योग्यता नहीं है। वे सरपरस्त उनके चरित्र की कीमत पर उन्हें सब उपलब्ध कराते हैं जो रंगीनियां वे चाहती हैं। वे औरतें अपने आप खड़ी नहीं हो सकती, वे लताएं हैं, उन्हें किसी न किसी का सहारा चाहिए। ऐसे सरपरस्त एक ही चश्मे से सभी महिलाओं को देखते हैं। और ये जो टिड्डियां हैं, ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, वे अपने अधिकार की बात करने वाली महिलाओं को इसी तरह देखते हैं, समझते हैं और डर पैदा कर देते हैं कि आगे से कोई भी औरत अपने अधिकार की चिंता न करे, अधिकार के लिए ना बोले। साहित्य रचना करने वाली महिलाओं को पुरुष समाज बेकार, अतृप्त, आवारा कहकर उनका आत्मविश्वास तोड़ते हैं, क्योंकि वे ऐसे सरपरस्तों के जाल में नहीं फंसती। कवित्री कहती है कि साहित्य रचना महिलाएं नहीं करती, वे तो लोगों की तिरछी निगाहें, इशारे, छुपकर आंखें गड़ाने वालों के अनुभव उनसे लिखवाते हैं। वे जो लिखती हैं अपने संघर्ष की कहानी लिखती हैं और अंत में पुरुष प्रधान समाज से वे कहती हैं कि हम पर अपनी मेहरबानी बंद करो, हमारे सरपरस्त न बनो, बस हमें अपना जीवन अपने आप जीने दो, हमें छोड़ दो, हम अपना भला अपने आप कर लेंगे। विशेषता है पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं पर होने वाली मानसिक प्रताड़ना को कवित्री ने सरपरस्त शब्द से बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। और टिड्डियां जैसे फसल खराब करती हैं, वैसे ही मनुष्य रूपी टिड्डियां, अफवाह फैलाने वाले लोग समाज को दूषित करते हैं। वे अपने समाज के पुरुषों को कहना चाहते हैं कि उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार स्वच्छंद आगे बढ़ने दे, तो स्त्रियों का संघर्ष अपने आप ही कम हो जाएगा, भेदभाव से मुक्त कर दें। तो इस प्रकार पदों की व्याख्या पूरी होती है। आगे आप पाठ्य सामग्री देखेंगे। तो प्रश्न पत्र में आपको सबसे पहला प्रश्न आता है। प्रश्न 1, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 10 × 1 = 10। एक एक अंक के लिए 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 10 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द, वाक्यांश या वाक्य में लिखना है। अगर आपके उत्तर एक शब्द लिखने से पूरा होता है तो आपको वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। और साधारणतः पहले प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं जिनके उत्तर केवल एक शब्द में होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं और उनके उत्तर क्या हैं, और ये सभी संभावित प्रश्न हैं। इनके अतिरिक्त भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह केवल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए यह प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनके उत्तर किस प्रकार लिखना है। प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई दो, 2 × 7 = 14। तो 4 में से 2 पदों की ससंदर्भ व्याख्या करना है। लेकिन यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न 2 को 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला मध्यकालीन या भक्तिकालीन कविता और दूसरा आधुनिक कविता। तो दोनों में से आपको एक एक प्रश्न करना है, ससंदर्भ व्याख्या करना है। जैसे कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे, मीराबाई के पद, तुलसीदास के दोहे, इस प्रकार, या बिहारी के दोहे, वृंद के दोहे, इस प्रकार मध्यकालीन कविता में से ससंदर्भ व्याख्या होगी। लेकिन दोनों की ही फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। और यह बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों भागों में से आपको एक एक पद की ससंदर्भ व्याख्या करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मध्यकालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए या आधुनिक कालीन कविता के दोनों ही पदों की व्याख्या कर दी जाए। ऐसे करने से आपके अंक कट जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में से एक एक किया जाए, लेकिन फॉर्मेट एक ही रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ आप फॉर्मेट भी देख रहे हैं। पहला पद होता है संकेत, जिसके लिए पहला पद का पहला शब्द बीच में डैश डैश करके अंतिम शब्द, जिससे यह अच्छे से समझ में आ जाए कि आप कौन से पद की व्याख्या कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फॉर्मेट बना दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर, जो होगा सारांश लिखकर विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कोई दो,
15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर आपको कविता का नाम लिया जाएगा जिसकी आपको सारांश लिखकर विशेषताएं लिखना होगी। या दूसरा प्रश्न आ सकता है कि किसी कविता का प्राकृतिक सौंदर्य लिखिए, या जो कविता है उसमें कोई वीरता की कविता है तो वीरता का सारांश लिखिए, या कविता के आधार पर किसी चीज़ की महिमा मंडन किया गया है तो महिमा का वर्णन कीजिए और उसकी विशेषताएं लिखिए। तो इसके लिए आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको लिखना होगा। तो आगे हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि सबसे पहला बिंदु होता है शीर्षक। जो शीर्षक आपको प्रश्न के आधार पर लिखना होगा कि जो भी कविता आपको सारांश के लिए लिखने के लिए पूछी गई है वैसा आप शीर्षक बनाएंगे। उसके बाद रचनाकार का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। तीसरा बिंदु होगा सारांश। तो पूरे चैप्टर का सम्मिलित विस्तार से सारांश लिखना होगा। इसके लिए आप जो ससंदर्भ व्याख्या में पदों की व्याख्या की गई है उसका सहायता लेकर सारांश बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और विशेषता की हर पदों में हमने दी है कि क्या विशेषता है, वैसे ही संकलित रूप से आप उसकी विशेषता तैयार कर सकते हैं कि कवि क्या संदेश दे रहे हैं और उससे हमें क्या सीख मिलती है। तो यह हो गया तीसरा प्रश्न कि किस प्रकार से उसका उत्तर लिखा जाएगा। और अगर मैं यहाँ सारांश लिखूंगी सभी पदों को संकलित रूप से तो वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाएगी, क्योंकि सभी कुछ आपके लिए वीडियो के पहले भाग में उपलब्ध है। आगे हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टिप्पणी लिखिए कोई एक 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। कोई 2 शीर्षक दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ फॉर्मेट दिया गया है किस प्रकार होगा। शीर्षक लिखेंगे कि आप 2 से शीर्षक में से प्रश्न में से कौन से शीर्षक की व्याख्या टिप्पणी लिख रहे हैं। शीर्षक हो जाएगा, आप शीर्षक का परिचय दिया जाएगा जिसमें आपको किताब का, चैप्टर का और रचनाकार का नाम लिखना होगा। और अगला बिंदु होगा टिप्पणी या शॉर्ट नोट। तो आपको 6 मार्क्स के लिए लिखना होगा मुख्य बातें। कई बार ऐसे भी शीर्षक दे दिए जाते हैं जिसमें बहुत कुछ लिखने के लिए हमारे पास मटेरियल होता है, लेकिन हमें यहाँ इस बात का ध्यान देना होता है कि 6 अंक के लिए ही है तो हमें 2 पेज 2.5 पेज भर के लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न ही सिर्फ 6 मार्क्स के लिए। आप कितना भी लिख देंगे तो 6 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये आपको चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा।